हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम स्टडी कर रहे हैं 11वीं क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है बिजनेस सर्विसेज का, बैंकिंग। इस चैप्टर का ये वीडियो नंबर 7 है। पहले की 6 वीडियोस में हमने काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने ये भी डिस्कस किया है कि बैंक वर्ड कहां से आया, उसका ओरिजिन क्या है। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स भी स्टडी किए हैं। तो आइए अब हम स्टडी कर लेते हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स के कौन कौन से फंक्शन हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या है, पहले तो हम सिंपल सी लैंग्वेज में जान लेते हैं। हमारा जौन से बैंक्स के साथ लेन देन होता है, लाइक एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, इन सारे बैंकों को हम बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। तो इन्हीं बैंकों के क्या फंक्शंस हैं, हमने इसी वीडियो में डिस्कस करना है। तो कॉमर्शियल बैंक्स के फंक्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। प्राइमरी फंक्शंस को अगर मैं डिवाइड करूं तो पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकंड है एडवांसिंग लोन्स। मतलब प्राइमरी फंक्शंस के 2 पार्ट हैं। फिर सेकेंडरी फंक्शंस के भी 2 पार्ट हैं, एजेंसी फंक्शंस और जर्नल यूटिलिटी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस में 8 हैं, जर्नल यूटिलिटी फंक्शंस में 3 पार्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज के अंडर में हमने 8 छोटे छोटे पार्ट्स डिस्कस करने हैं। तो अब हम जो टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्राइमरी फंक्शंस के अंडर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सिंपल सी बात है कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक का जो मेन फंक्शन होता है वो लोगों का पैसा डिपॉजिट कराना और लोगों को लोन देना। तो हम सबसे पहले अमाउंट डिपॉजिट कराने की बात कर रहे हैं। टॉपिक नंबर ए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पैसा कैसे कैसे एक्सेप्ट करेगा बैंक, कौन कौन से अकाउंट में हम पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं। तो हम 5 प्रकार के अकाउंट स्टडी करने जा रहे हैं। पहला है फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट, तीसरा है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, चौथा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिफ्थ है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये फिक्स्ड या टाइम डिपॉजिट अकाउंट है क्या। हम सबने एफडी का नाम सुना होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट। हम 5 साल के लिए, 10 साल के लिए बैंक में एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करा देते हैं, जिसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट सबसे ज्यादा होती है। मतलब बाकी के जो भी अकाउंट है इन सबसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसके ऊपर होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट के टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, कितना अमाउंट है, कितने वक्त के लिए जमा कराया है, कितने वक्त के बाद हम निकलवा सकते हैं, अगर वक्त से पहले निकलवाते हैं तो कितना अमाउंट बैंक काटने वाला है, सारी बातें लिखी होती हैं। तो जैसे ही आप बैंक में एफडी कराते हो, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हो, तो आपको एक स्लिप दे दी जाती है जो फिक्स्ड डिपॉजिट से रिलेटेड होती है। यह स्लिप आपको और किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान लो अकाउंट आपके नाम से खुला है, एफडी आपने आपके नाम से कराई है, तो ये एफडी आप और किसी के नाम से ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान लीजिए 5 साल के लिए आपने पैसा जमा कराया, 5 साल से पहले आपको पैसे की जरूरत हो गई, तो बैंक मिनिमम एक चार्ज काट के आपको बैंक वापस दे देगा। तो फिक्स डिपॉजिट के अंदर बैंक की नजर से देखें तो फिक्स डिपॉजिट वाला जो अमाउंट होता है बैंक की नजरों में, इसको हम बोलते हैं टाइम लायबिलिटी। क्या? टाइम लायबिलिटी। मैं आपको एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस एफडी के ऊपर इंटरेस्ट की रेट सबसे ज्यादा होती है, पर कभी कभी इंटरेस्ट की रेट फ्लक्चुएट भी होती रहती है। इंटरेस्ट की रेट कभी ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई, तो वैसे ही इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। फिर हम डिस्कस करते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की फैसिलिटी दी जाती है व्यापारी लोगों को, मतलब बिजनेसमैन टाइप के लोगों को। अब बिजनेसमैन टाइप के लोगों को कितना भी अमाउंट कितनी भी बार जमा कराने की फैसिलिटी दे दी जाती है कि आप कितनी भी बार इस अकाउंट में अपना पैसा जमा कर सकते हो। पैसा कम होने की दशा में, पैसा कम होने की सिचुएशन में भी वो बंदा ज्यादा पैसे भी निकलवा सकता है। कुछ फिक्स्ड अमाउंट, कुछ फिक्स लिमिट बैंक फिक्स कर देता है। मान लीजिए मेरा बैंक में 1 लाख रुपए जमा है, मैंने करंट अकाउंट खुलवाया हुआ है, बैंक ने मेरे को लिमिट दी हुई है कि आप 1 लाख से फालतू भी पैसा निकलवा सकते हो, तो वो करंट अकाउंट की फैसिलिटी कह सकते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन
रेगुलर चलती रहती हैं, क्योंकि बिजनेसमैन है, रेगुलर ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से होती हैं। करंट अकाउंट के बैलेंस के ऊपर हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हमको इस अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर हम मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो बैंक कुछ चार्जेस भी वसूल कर लेता है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, करंट अकाउंट की फैसिलिटी उन लोगों को दी जाती है जो बिजनेसमैन टाइप के लोग होते हैं, प्लस उनकी रेपुटेशन भी अच्छी होती है। मतलब बैंक को पता होता है कि इनकी रेपुटेशन अच्छी है, ये बंदा अगर पैसा फालतू निकलवाएगा भी तो टाइम से डिपॉजिट करा देगा। तो ये है हमारा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट बैंक की नजरों में एक डिमांड लाइबिलिटी होती है, या इसको हम करंट अकाउंट को डिमांड लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। बैंक की नजरों में डिमांड लाइबिलिटी है ये। फिर हमारा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, सबसे नॉर्मल अकाउंट। जैसे आप और मैं नॉर्मली पैसा बैंकों में जाके जमा करा देते हैं, मर्जी आई तो जमा करा दिया, जब मर्जी आएगी निकलवा लेंगे। सेविंग डिपॉजिट, छोटी मोटी बचतों को हम बैंक में जमा करा देते हैं। मेरे पास पैसा रखा है घर में ऐसे ही, तो मैंने जाके बैंक में जमा करा दिया, दैट इज अ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट की रेट इससे कम रहती है, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट जनरली हम सब बैंक में खोलते ही हैं, और सेविंग अकाउंट के अंदर आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट आजकल बैंक 3 महीने या 6 महीने के बाद, साल के बाद भी हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करते रहते हैं। मिनिमम इंटरेस्ट होता है वो बैंक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। तो सेविंग अकाउंट के नेम से आपको क्लियर हो रहा है, हमारी सेविंग को मोटिवेट करने के लिए कि हम छोटी मोटी सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट करा दें। फिर नेक्स्ट है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये एक टाइम लाइबिलिटी होती है बैंक की नजरों में, जबकि सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक की नजरों में एक डिमांड लाइबिलिटी है, और ये हुआ टाइम लाइबिलिटी। हमारी सेविंग्स करने की आदत डल जाए तो इस प्रकार के अकाउंट भी बैंक में खोले जाते हैं। एक फिक्स टाइम पीरियड तक हमको हर महीने कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराना होता है। जनरली तो सेविंग अकाउंट में हम अपनी मर्जी से कभी भी जाकर पैसा जमा कराते हैं, साल में एक बार कराया, 2 बार करवाया। अदरवाइज क्या होता है, हम अगर सेविंग्स करना चाहते हैं, सेविंग करने की आदत डालना चाहते हैं, तो हमको ये वाला अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए। इसमें क्या होता है, हमको हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराना होता है। मान लो ये काम हम 5 साल तक करने वाले हैं, तो डेफिनेटली 5 साल तक हम हर महीने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे। इस अकाउंट पे भी इंटरेस्ट की रेट ज्यादा होती है। कह लीजिए फर्स्ट टॉपिक की तरह ही इस पे इंटरेस्ट हमको मिलता है। तो इंटरेस्ट आपका हर महीने, कह लीजिए 3 महीने में, 6 महीने में आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो सकता है। तो टाइम से पहले, मान लीजिए आपने 5 साल के लिए पैसा जमा कराया, आप टाइम से पहले आप पैसा निकलवाना चाहते हो, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप वो पैसा टाइम से पहले निकलवा सकते हो। फिर है हमारा मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, ये मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है। इस अकाउंट को हम एक ऐसा सेविंग अकाउंट भी कह सकते हैं जिसमें फिक्स्ड प्लस सेविंग दोनों की फैसिलिटी है। एक फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा अगर अमाउंट हो जाता है हमारा इस अकाउंट में, तो वो अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाता है, फिक्स्ड अकाउंट के अंदर। मान लीजिए बैंक ने हमको बोला हुआ है कि आप मिनिमम 1 लाख रुपए तो जमा कराइए, 1 लाख से अगर फालतू पैसा आपके अकाउंट में आया तो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, फिक्स्ड अकाउंट के अंदर। तो एक फिक्स अमाउंट तो सेविंग में रहता है, सेविंग अकाउंट में, उससे अगर ज्यादा होता है तो वो हमारा फिक्स्ड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और फिक्स्ड अकाउंट में अगर पैसा जाएगा तो वो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट की रेट ज्यादा है, जबकि सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट की रेट नॉर्मल मिलती है। अब इस मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट से बेनिफिट क्या होने वाला है, मान लीजिए आपके ऊपर कोई चेक लगा, हमने कोई चेक लगाया, मान लो चेक की पेमेंट होनी है। चेक की पेमेंट कहां से कटेगी, सेविंग अकाउंट में से। अब सेविंग अकाउंट में पैसा कम रखा हुआ है, तो पैसा फिक्स्ड अकाउंट से यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा और चेक की पेमेंट हो जाएगी। बाकी का पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में एज इट इज मेंटेन रहेगा, उसके ऊपर हायर रेट से इंटरेस्ट मिलता रहेगा, प्लस जब यहां पे पैसा आएगा तो वहां पर तो इंटरेस्ट मिलना ही है। तो इस मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट से आपको डबल फैसिलिटी मिल जाती है। आपका चेक डिसओनर होने से बच जाता है, आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप इस मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट से सेविंग डिपॉजिट की भी फैसिलिटी ले लेते हो, अगर अमाउंट ज्यादा है तो हमें फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट की फैसिलिटी जो कि ज्यादा होती है वो भी मिल जाता है।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं एडवांसिंग लोन्स। तो ये भी हमारा प्राइमरी फंक्शंस का बी पार्ट है। तो एडवांसिंग लोन्स का मतलब है कि हम इंडिविजुअल्स को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रीज को जो लोन देते हैं, तो लोन देना भी एक फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड कराता है। तो पहली फैसिलिटी बैंक की क्या रही है? लोगों के डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। अब दूसरा जो इसी के अंडर आ रहा है वो है एडवांसिंग लोन, मतलब लोन की फैसिलिटी देना। तो सबसे पहला है हमारा कैश क्रेडिट। इसमें हम सामने वाले पर्सन को एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट विड्रॉ करने की फैसिलिटी देते हैं, पर उसके लिए उसे एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी भी बैंक के पास जमा करानी होती है। मतलब जो पर्सन लोन लेना चाहता है, पैसा निकलवाना चाहता है बैंक से, उसे एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी जमा करानी होती है, जिसके बाद वो एक स्पेसिफिक अमाउंट जब चाहे निकाल सकता है या बार बार निकालता रहता है। तो वो जब भी चाहे बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराता रहता है, निकलवाता रहता है, पर बैंक इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे चार्ज करता है जितना उसने बैंक से निकाला है, विड्रॉ किया है। तो ये है कैश क्रेडिट की फैसिलिटी। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, इस फैसिलिटी के लिए हमें एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होती है। तो कैश क्रेडिट की फैसिलिटी के अंदर आप कभी भी पैसा जमा करा सकते हो, कभी भी निकलवा सकते हो। कितना निकलवा सकते हो वो लिमिट बैंक फिक्स करता है। फिर है हमारा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हमको तब मिलती है जब हम करंट अकाउंट बैंक में ओपन करते हैं। तो जितना हमको लिमिट से ऊपर निकालने के लिए कहा गया है वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हो गई। मान लीजिए बैंक में मेरा पैसा 1 लाख रुपए जमा है, बैंक ने मेरे को फैसिलिटी दी कि आप 1 लाख से ज्यादा 20,000 और एक्सेस निकाल सकते हो। तो मान लो मैंने अब बैंक से 1,10,000 रुपए निकाल लिए, जमा थे मेरे 1 लाख, निकलवा लिए मैंने 1,10,000। कितना एक्सेस निकाला? 10,000। तो 10,000 को मैं कह सकता हूं ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी बैंक देता है और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। फिर है हमारा डिमांड लोन। डिमांड लोन को डिमांड लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि बैंक इस प्रकार के लोन की कभी भी वापसी मांग कर सकता है कि अपना लोन भाई वापस पे कर दो। तो बैंक इस प्रकार का लोन कब देता है? जब आप अपना फिक्स्ड डिपॉजिट के कोई कागज बैंक के पास जमानत के रूप में रखते हो, सिक्योरिटी के रूप में रखते हो, या आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी के कागज के रख दिए, या लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज के कागज आपने बैंक के पास डिपॉजिट करा दिए, तो बैंक आपको एक डिमांड लोन देता है। इस लोन की मांग बैंक कभी भी कर सकता है, मतलब आपको कभी भी ये लोन चुकाना पड़ सकता है, इसलिए इस लोन को हम बोलते हैं डिमांड लोन। फिर है हमारा टर्म लोन। टर्म लोन किस लिए मिलता है? जैसे हम कुछ चीजें किश्तों में लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, मुझे कार खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, स्कूटर खरीदना है, बाइक खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, तो इन सभी आइटम्स की पेमेंट हम क्या करते हैं? इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं, तो उसी को बोलते हैं टर्म लोन। फिर है हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर आप एक अकाउंट के स्टूडेंट हैं तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से पता होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक के अंदर हम डिस्काउंटिंग का टॉपिक स्टडी करते हैं। मान लीजिए मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, पैसा मुझे मिलने वाला है 3 महीने के बाद, पर मुझे पैसे की जरूरत आज ही है। मैं क्या करूंगा? आज ही बैंक के पास जाऊंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को डिपॉजिट कराऊंगा, बैंक कुछ अमाउंट काट के उसकी मनी मुझे दे देगा। ड्यू डेट पर इसकी पेमेंट किससे लेगा? जिसका नेम इसके ऊपर लिखा हुआ था। इसको बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का अगर आपने टॉपिक बहुत अच्छे से स्टडी करना है तो वो आपके इसी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो इसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज को हम कैसे डिस्काउंट कराते हैं। बिल्कुल इजी वे में स्पेसिफिक टेक्निक से मैंने आपको समझाया है, आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। तो ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने प्राइमरी फंक्शन स्टडी किए, जिसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में ये सब स्टडी किया, फिर हमने एडवांसिंग लोन्स में ये सब टॉपिक स्टडी किए। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्शियल बैंक्स के सेकेंडरी फंक्शंस, देन हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज क्या होती हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।